सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। सिंगल एंट्री लेक्चर नंबर 7 में आज हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन में आज हम देखेंगे जो हमारे लेजर अकाउंट्स है, जैसे कि डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये सारे जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे सिंगल एंट्री में से डबल एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका मेन जो पर्पस होता है वो हमें मिसिंग फिगर कोई भी है वो फाइंड करने के लिए करना है। तो उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन आते हैं वो ट्रांजेक्शन अभी तक के हमने जो भी क्वेश्चन किए उसमें किस तरीके से दिए थे और आज का जो क्वेश्चन करते हैं उसमें थोड़े उससे अलग से दिए गए, इसलिए आज मैं एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। तो आपको ये शुरू से लेके लास्ट तक पूरे ध्यान से एक क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन समझना है किस तरीके से हम इसको एंट्री करते हैं। ठीक है, हमारी मेथड जो है वो मेथड सिंपल है और सब क्वेश्चन में हम वही मेथड यूज करते हैं। खाली जो चेंजेस होता है, जो अलग अलग तरीके से आपको ट्रांजेक्शन पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, उसी पे आपको ध्यान रखना है। बराबर, मेथड पढ़ लिया आपने, फॉर्मेट पढ़ लिया, फॉर्मेट रट लिया, उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे ऐसा है नहीं। बट क्वेश्चन के अंदर जो ट्रांजेक्शन आते हैं वो ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन क्या है और उसकी एंट्री किस तरीके से होती है वो भी समझना आपको जरूरी है, इसीलिए तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 6। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं और आराम से वो सारे डिटेल जो है समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बताया है कमल मेंटेन्स हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हमें यहाँ पे कमल का जो है वो 31 मार्च 2018 का अकाउंट तैयार करना है। ठीक है, डेट हमें दी गई है यहाँ पे 31 मार्च 2018। तो ये 31 मार्च 17 जो हुई वो हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस हुआ, क्योंकि 31 मार्च 17 वो 17 का जो ईयर था यानी कि 16-17 का क्लोजिंग हुआ, तो यही 17-18 का हो गया ओपनिंग। मतलब ये हुआ हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस, इतना जो भी दिया है वो। ठीक है, और ये हो गया हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस जो हमें दिया है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और स्टॉक। ये सारे जो लेजर है डेटर्स, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, ये तो हमें हर क्वेश्चन में दिए हुए हैं। बट कभी क्या होता है उसके अंदर हमें कहीं ओपनिंग बैलेंस दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होता। मतलब कि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और फिर अगर डेटर्स का जो अकाउंट है तो डेटर्स के अकाउंट्स में से हमें मिलता है क्रेडिट सेल कितना है या फिर कैश सेल कितना है। सॉरी, कैश सेल तो उसमें नहीं मिलेगा, क्रेडिट सेल कितना है वही मिलेगा। मतलब कि क्रेडिट सेल फाइंड करना है या फिर ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना है या फिर क्लोजिंग बैलेंस, ये 3 फिगर मिसिंग है, तीनों में से कोई एक, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं डेटर्स के अकाउंट में। सेम इसी तरीके से क्रेडिटर्स में से हमें क्रेडिट परचेस, ओपनिंग और क्लोजिंग, बिल रिसीवेबल में भी सेम ऐसा ही। तो ये जो 4 अकाउंट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंगल एंट्री के अंदर फाइंड करने के लिए, जो मिसिंग फिगर है वो। ओके, तो उसका यहाँ पे हमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर के पॉइंट में दिया है हमें समरी ऑफ कैश बुक, कैश बुक का समरी दिया है, कैश ट्रांजेक्शन जो हमने किए वो। तो उसका कैश ऑन हैंड यहाँ पे मतलब कि 31 मार्च, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमें दे दिया है कैश का कि क्लोजिंग बैलेंस कितना था 30,000। ओपनिंग में देखो यहाँ पे कहीं पे कैश नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब ओपनिंग बैलेंस हमें फाइंड करना है। कैश परचेस कितना है, तो टोटल परचेस का 35% है इतना, तो इससे हम टोटल परचेस फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो टोटल परचेस में से कैश निकल गया तो क्रेडिट परचेस यहाँ से डायरेक्ट मिल सकता है। कैश सेल्स के अंदर देखा जाए तो 40% टोटल सेल का कैश सेल है, मतलब कि 60% जो है वो क्रेडिट है, तो वो भी यहाँ से मिल जाएगा। सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ऑक्ट्रो वेजेस और इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड यानी कि इनकम, तो ये सारा P&L का पार्ट है।
उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब केस के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन की है वो डिस्काउंट अलाउड किया है, तो डिस्काउंट अलाउड हमें याद रखना है। डिस्काउंट हम किसको अलाउड करते हैं? डेटर्स को, मतलब डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो डेटर्स के लेजर में एंट्री जाती है। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो हमें मिलता है क्रेडिटर्स के, तो उसको जाता है क्रेडिटर्स के अकाउंट में। बिल्स पेएबल इश्यू, देखो ये ट्रांजेक्शन मैं आपको बोल रहा था कि इसमें थोड़ा नया है। बिल पेएबल इश्यू कितना है और बिल रिसीवेबल रिसीव्ड कितना है, ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है। एंट्री में हम देखेंगे वो किस तरीके से हम इसकी इफेक्ट करते हैं। बेड डेप्स दिया है, बेड डेप रिजर्व, तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने का इंपॉर्टेंट है। बेड डेप्स कितना है और बेड डेप्स रिजर्व में 5% करना है और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बराबर है। बहुत कम डिटेल यहाँ पे दी है, बाकी सारी डिटेल दी हुई है, पर जो बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल का जो इश्यू है यहाँ पे, मतलब जो एंट्री दी है वो और बेड डेप्स का वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो मेथड थी उस हिसाब से पहला स्टेप था हमारा कि हम जितने भी लेजर बनाने वो सब अकाउंट्स तैयार करते थे, तो अकाउंट्स तैयार करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, 1/4/2017। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का अकाउंट, इसी क्रम में आप बनाओगे तो आपको एंट्री जो क्रॉस एंट्री करने में बहुत इजी रहेगा, इसलिए मैं आपको इस तरीके से ही बता रहा हूँ। बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स का अकाउंट साथ में रहेगा, फिर आता है कैश अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हमारे फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, उसमें हेडिंग पूरा लिखना है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और फाइनल हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी कि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लाइबिलिटीज और एसेट। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम पहले क्या करते हैं। पहले स्टेप हमारा क्या है, जो बैलेंस शीट है उसके हम दो इफेक्ट करते हैं, जहाँ पे दो इफेक्ट होती है वो, यानी कि ओपनिंग बैलेंस का जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा और जो भी लेजर है उसमें आएगा। मतलब कि लैंड बिल्डिंग का लेजर नहीं है तो वो सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फर्नीचर का लेजर नहीं, वो डेटर, क्रेडिटर, बिल पेएबल, बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक, ये जो है मतलब स्टॉक भी नहीं पर डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, पेएबल उसके हमने अकाउंट बनाए, तो वो वहाँ पे हम दूसरी इफेक्ट उसकी करेंगे। पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम लिख लेते हैं, ठीक है, और उसकी ड्यूअल इफेक्ट जो है वो भी करके देखते हैं किस तरीके से हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया लैंड, और उसकी सीधी दूसरी इफेक्ट जो है वो जाएगी फाइनल बैलेंस शीट में, लैंड 2,50,000, वो मैंने अंदर लिखा है। क्यों? क्योंकि उस पर देखो आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस देखने से आपको पता चल जाएगा। देखो 250 और यहाँ पे 350, मतलब कि उसमें साल भर में ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी चेंजेस हुआ है, बराबर, और वैल्यू बढ़ी है, तो उसका हमें कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन कुछ दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि वो परचेस किया है उतना, तो उसकी उतनी वैल्यू बढ़ी है। बट वो एक ही एंट्री नहीं होगी, उसकी दूसरी इफेक्ट भी कहीं ना कहीं जाएगी, वो हम देखते हैं किस तरीके से होता है। उसके बाद आता है फर्नीचर, तो फर्नीचर की भी हम दो एंट्री कर लेते हैं। फर्नीचर भी यहाँ पे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, 50,000 था, और क्लोजिंग बैलेंस जो था वो हम लिख लेंगे हमारी लास्ट वाली बैलेंस शीट में, फाइनल बैलेंस शीट में फर्नीचर। ठीक है, देखो ये एंट्री यहाँ पे आ गई है, पर अभी मैंने उसको आपको समझाया नहीं है, वो हम दूसरी इफेक्ट जब करेंगे तब समझेंगे, अभी आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, वो यहाँ पे मेरे पीपीटी में थोड़ा एनिमेशन में नंबर आगे पीछे हो गया तो वो एंट्री पहले आ गई है, बट आपको वो उसकी दूसरी एंट्री भी हम समझाएंगे किस तरीके से होती है। चलिए नेक्स्ट आता है डेटर्स। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, और सीधा उसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी डेटर्स के अकाउंट में जो हमने बनाया हुआ है, वहाँ पे हम लिख लेंगे। देखो बिल रिसीवेबल का भी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस आ गया और बिल्स और डेटर्स का भी आ गया, तो बिल रिसीवेबल का भी हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है, तो ये दोनों भी इफेक्ट जो है वो हम क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल के अकाउंट में जाएंगे। सॉरी, ये बिल रिसीवेबल आएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, उसका ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड, वो हमने लिख लिया है यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या आता है अभी, स्टॉक। तो स्टॉक ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग स्टॉक हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, पहले वहाँ पे लिख लेते हैं स्टॉक 70,000, उसकी जो दूसरी इफेक्ट है वो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ओपनिंग स्टॉक 70,000।
30,000, ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक था वो क्लोजिंग स्टॉक 80,000 था, तो वो भी एक इफेक्ट आती है उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरी इफेक्ट आती है उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यानी कि हमारी फाइनल बैलेंस शीट। अब देखो ये दो दो तीन एंट्री जो सबसे पहले आ गई है उसको आप अभी ध्यान में नहीं रखना, मैं यहाँ पे टिक करूँ ना, वही एंट्री अभी हम कर रहे हैं वो आपको देखना है, ठीक है। स्टॉक आ गया देखो, तो ये हमारी एंट्री हो गई। यहाँ पे हम देखेंगे कौन से एंट्री टिक कर दे, वो बाकी जो टिक किए बिना है वो बाद में हम समझाएंगे जब ट्रांजेक्शन आएगा, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया तो इसलिए वो पहले आ गई है। ओके, तो हमने ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। आप देखते हैं कैश बुक का समरी, यहाँ पे आ गया कैश का क्लोजिंग बैलेंस 30,000। चलिए कैश अकाउंट में जाके पहला उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको जो एंट्री टिक करता हूँ वो आ गई है, ठीक है। ये हमने लिख लिया 30,000 क्लोजिंग बैलेंस, बाकी का जब आएंगे तब उसको टिक करेंगे, हम टिक मार्क करेंगे। और यहाँ पे देखो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश का 30,000, ये दो इफेक्ट हो गई, ठीक है। चलिए अब समरी ऑब्जेक्ट कैश बुक थी उसकी एंट्री सब देखते हैं। तो सबसे पहले था कैश परचेस 1,05,000 बराबर, और दूसरा था कैश सेल 1,80,000। चलिए इस दोनों की एंट्री हम पहले कैश में करते हैं। तो कैश परचेस जो है वो आएगा हमारा डेबिट साइड यहाँ पे, और कैश सेल जो है वो यहाँ पे आ गया। अब इसकी दोनों की दूसरी इफेक्ट जो है वो कहाँ पे जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेस उसमें कैश लिख लेंगे एक 1,05,000, और क्रेडिट आ जाएगा 195। वो कैसे आता है आप समझते हैं। सेल्स आ गया यहाँ पे हमारा कैश 180, और क्रेडिट आ गया 270। अब देखो यहाँ से हमें किस तरह से क्रेडिट सेल मिला वो देखते हैं। देखो कैश परचेस यहाँ पे कितना था, 35% ऑफ टोटल परचेस, यानी कि 1,05,000 जो है वो टोटल जितना था उसका 35% है, बराबर। मतलब उसका कि 65% क्या है, क्रेडिट। ओके, तो इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, सीधा सीधा सिंपल है। देखो ये 35% जो था, 35% की वैल्यू थी 1,05,000। सो हाउ मच एट 65%, तो आपको मिल जाएगा 195, 200, और टोटल हो गया 3 लाख। ठीक इसी तरीके से सेल्स का देखते हैं। सेल्स का था 40%, तो 40% अमाउंट हमें दी थी, तो बाकी की 60% हम फाइंड कर सकते हैं कि 40% मतलब कि ये 40% जो था वो 1,80,000 है, यानी 40% के अमाउंट पे हमें मिलता था 1,80,000। सो हाउ मच एट 60%, यानी हम इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं 1,80,000 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40, तो अमाउंट मिल जाएगी 2,70,000, और टोटल हो जाएगा 450। अब देखो इसकी हमने एंट्री कैश के साथ क्रॉस की। अब क्रेडिट जो परचेस और क्रेडिट जो सेल है वो दोनों की एंट्री जाएगी। क्रेडिट परचेस है तो वो जाएगा क्रेडिटर्स में, और क्रेडिट सेल है वो जाएगा डेटर्स में। ये इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन में ये हम जो है वो फाइंड करते थे डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर से, बट यहाँ पे हमें कुछ अलग तरीके से दिया है, तो यहाँ से मिलता है तो उसकी क्रॉस एंट्री हम वहां जाके करेंगे, ठीक है। तो पहले जाते हैं डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट सेल लिखने के लिए। क्रेडिट सेल क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री पहले आ गई थी, बराबर, क्रेडिट सेल आ गया। अब क्रेडिट परचेस लिख लेते हैं क्रेडिटर्स के अकाउंट में, क्रेडिट परचेस 195। चलो ओके, तो ये दो एंट्री हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। अब उसके बाद आता है सैलरी, रेंट और ऑफिस एक्सपेंस। हमने सब पेमेंट किया है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, सैलरी, रेंट और ऑफिस एक्सपेंस, और ऑक्ट्रॉय भी आ जाएगा। अब ये सारे एक्सपेंसेस है, तो सैलरी, रेंट और ऑफिस ये ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी P&L अकाउंट में डेबिट होगा, और ऑक्ट्रॉय जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। एक्सपेंस जो है वो ट्रेडिंग और P&L में डेबिट होता है, और कैश में क्रेडिट होता है। देखो सैलरी आ गई यहाँ पे, फिर आ गया रेंट, आ गया ऑफिस एक्सपेंस, और फिर आ गया ऑक्ट्रॉय और वेजेस। तो ये सारी डबल एंट्री उसकी हो गई दोनों। नेक्स्ट क्या आता है, उसके बाद आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये कैश में हम पहले करेंगे डेबिट साइड क्योंकि रिसीव्ड हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 15,000,
और उसकी दूसरी एंट्री आएगी, दूसरी इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा वो क्रेडिट 15,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी क्या आता है, कैश ट्रांजेक्शन खत्म हो चुके हैं, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड वो डेटर्स में आता है और ये एक्सपेंस है तो P&L में डेबिट होगा। ये क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिला है, ये इनकम है और क्रेडिटर्स में और P&L में एंट्री उसकी आएगी। पहले देखो P&L में हम कर लेते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड 7,000 यहाँ पे हुआ डेबिट, एक्सपेंस है तो डेटर्स में क्या होगा, क्रेडिट, डेटर्स में होगा क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड 7,000। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड जो था वो P&L में इनकम साइड आएगा, माने कि क्रेडिट साइड आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, 5,000 और ये हो जाएगा क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसका बिल्स पेबल इश्यू, बराबर। बिल्स पेबल जब हम इश्यू करते हैं, बिल्स पेबल जब हम इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बिल्स पेबल जब हम इश्यू करेंगे तो एंट्री करेंगे इस तरीके से, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, मतलब क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट 20,000 और बिल्स पेबल के अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिटर्स 20,000। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किए ना, वो ये जो अमाउंट थी वो हमें मिसिंग फिगर के अंदर मिलती थी और फिर उसका हम पहले बिल्स पेबल का अकाउंट क्लोज करते थे और इसका जो फिगर है वो यहाँ पे लिख के फिर क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करते थे। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिल्स पेबल इतनी इश्यू की और बिल्स रिसीवेबल इतनी रिसीव्ड हुई, तो इसकी एंट्री हमें करनी है और बाकी जो है वो उसका हमें क्या मिसिंग है वो फाइंड करना है। ठीक है, बिल्स रिसीव्ड कितनी थी, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड थी 40,000, तो वो एंट्री जाएगी डेटर्स में। तब हम एंट्री करते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यानी कि डेटर्स में क्रेडिट साइड होगा और बिल रिसीवेबल में हो जाएगा डेबिट 40,000। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद का क्वेश्चन, सॉरी इसके बाद की इंफॉर्मेशन है बेड डेब्ट्स। अभी बेड डेब्ट्स आई है इधर 5,000, तो ये बेड डेब्ट्स जो है उसकी दो इफेक्ट होती है, एक आती है P&L में डेबिट साइड, ये एडजस्टमेंट की नहीं है, ये ड्यूरिंग द ईयर की है, ये भी ध्यान रखना है। एडजस्टमेंट जो होता है वो अलग से दिया होता है, ये एडजस्टमेंट की नहीं है, वो ड्यूरिंग द ईयर के एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन के अंदर दिया हुआ है। यानी ये बेड डेब्ट्स हो, हम यहाँ पे लिख देंगे बेड डेब्ट्स 5,000 जो हमें डिटेल्स में दी हुई थी। सॉरी यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट लिखा है बट ये एडजस्टमेंट नहीं आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट नहीं आएगा, बराबर है। बेड डेब्ट्स हमें इंफॉर्मेशन में दी है तो वो एडजस्टमेंट की नहीं है। अब उसकी दूसरी इफेक्ट जो होती है कहाँ पे जाएगी, डेटर्स अकाउंट में बेड डेब्ट्स। देखो बार बार मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हमें जो है ना बेड डेब्ट्स में गलती हो सकती है, ये इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं, ये बेड डेब्ट्स जो होते हैं वो बैलेंस शीट में जाके डेटर्स में से माइनस कर देते हैं, बट बैलेंस शीट में हमने कौन सा बैलेंस लिखा हुआ है, ये लिखा, और ये बेड डेब्ट जो है वो हमें यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एडिशनल ट्रांजेक्शन के अंदर दिया हुआ है, तो ये ड्यूरिंग द ईयर का ट्रांजेक्शन है। अगर हमें अलग से इंफॉर्मेशन दी होती कि इतनी बेड डेब्ट्स की प्रोविजन करनी है तो वो एडजस्टमेंट हुआ, वो हमें डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस में से माइनस करके दूसरे इफेक्ट P&L में डेबिट करना है। तो यहाँ पे हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, यहाँ पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी थी उसके अंदर बेड डेब्ट्स दी। ठीक है, अब ये बेड डेब्ट रिजर्व 5% और डेप्रिसिएशन ऑन 10%, फर्नीचर ऑन 10%, ये जो है ना वो एडजस्टमेंट है, यानी कि ये ड्यूरिंग द ईयर का नहीं है, ये हमें बताया गया है कि ये लास्ट में साल खत्म होने के बाद हमें ये प्रोविजन करना है, और जो प्रोविजन करना है जो रह गया है वो एडजस्टमेंट होता है। और ये बेड डेब्ट्स जो है वो तो ड्यूरिंग द ईयर की बेड डेब्ट्स है, यानी आपको समझ में आया कि ड्यूरिंग द ईयर की बेड डेब्ट्स है, आपको डिटेल में दी है, तो उसकी दो इफेक्ट होती है। फर्स्ट, बेड डेब्ट्स जो है वो P&L अकाउंट में डेबिट होता है, और दूसरा डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है जो ड्यूरिंग द ईयर होती है। क्लियर है, ध्यान रखना है। अगर आपने इसकी एंट्री यहाँ पे बैलेंस शीट में कर दी
तो गड़बड़ हो जाएगी, बराबर। इसके साथ 3-4 एंट्री और आपकी गलत हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट गलत हो जाएगा, तो बहुत सारे उसमें मार्क आपको कम होने के चांसेस है, तो ये ध्यान रखना। लास्ट में साल खत्म होने के बाद हमें बताया गया है कि 31 मार्च को हमें इतनी बेड डेप्स हुई या उसकी प्रोविजन करनी है, तो वो एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट की जो बैलेंस बेड डेप्स होती है उसकी भी 2 इफेक्ट होती है, बट एक इफेक्ट होती है बेड डेप्स डेबिट होती है P&L अकाउंट में, और दूसरा जो हम बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे डेटर्स लिखते हैं वहां से माइनस होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बेड डेप रिजर्व 5% करना है और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% करना है। तो ये जो है बेड डेप्स वो हम यहाँ से माइनस करेंगे बेड डेप्स रिजर्व। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था डेटर्स का 1 लाख वो पहले लिख लेंगे और 5000 यहाँ पे करके 95,000 आएगा। और ये 5000 जो है वो हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे देखो BDR जो 5000 बेड डेप्स थी उसमें हम प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10,000। चलिए नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन करके 45,000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा उसका। डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000, बराबर। एक बार उसका क्लोजिंग बैलेंस भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो ओपनिंग था 50,000, क्लोजिंग भी था 50,000, बट जो एडजस्टमेंट दिया था वो हमें लास्ट में यानी कि साल खत्म होने के बाद हमें एडजस्टमेंट करना है, इसलिए इसके अंदर ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंजेस हुआ नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंस 50,000 वहां पे नहीं आएगा, 50,000 ओपनिंग है उसमें से 5,000 डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करके वहां पे 45 ही आएगा, ठीक है। चलो अब बाकी रहते हैं लैंड बिल्डिंग का 250 से 350 हुआ, मतलब उसका एडिशन हुआ, बराबर। उसकी वैल्यू बढ़ी, तो वो बढ़ी मतलब कि ऐड हुआ 1 लाख। तो लैंड हम परचेस करेंगे तो यहाँ पे दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इतना ही दिया है। तो इसका मतलब ये हो कि 1 लाख की वैल्यू बढ़ी है तो वो हमने परचेस की है, तो यहाँ पे प्लस होगा। और जब हम लैंड परचेस करेंगे तो कैश और बैंक जाएगी, मतलब कि वो माइनस होगा, यानी कि इधर क्रेडिट होगा 1 लाख लैंड बिल्डिंग का। चलिए ओके डन। यहाँ तक हमने सारे ट्रांजेक्शन कवर कर लिए, सब जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने कर ली। अब आते हैं क्लोजिंग, यानी कि फाइंड कर लेते हैं हम मिसिंग फिगर। तो देखो इसमें सब कुछ चीज आ गई है, अब इसको हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे कैश और बैंक का हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है वो लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस होगा, तो इसके यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा भाई, कैश और बैंक। देखो मैंने मेथड में आपको समझाया था कि पहले कौन सा बंद करना है, ओपनिंग बैलेंस है, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद डेटर्स, बराबर। बट मिसिंग फिगर अगर कोई है तो आपको वो बेस लेके वो अकाउंट पहले क्लोज करना है। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था, नहीं है कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस। अगर 0 है तो मुझे बताया गया होता क्वेश्चन के अंदर, नहीं बताया है तो मुझे पहले कैश अकाउंट में जाके देखना पड़ेगा। कैश अकाउंट क्लोज करके भाई कैश अकाउंट के अंदर जब हम यहाँ पे बंद करेंगे और ऊपर उसका ओपनिंग बैलेंस यानी कि क्लोजिंग जो है उस हिसाब से करेंगे, तो ही ओपनिंग नहीं आता तो ठीक है, अगर आता है तो फिर वो मुझे वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में उसकी दूसरी इफेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पहले कैश बैंक अकाउंट क्लोज करना चाहूँगा, करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद देखो अब कैश बैंक अकाउंट के अंदर भी हम देखें तो कैश बैंक अकाउंट के पहले डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट जो है वो क्लोज होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो भी हो सारी डिटेल हमें यहाँ पे दी थी। कितना डेटर्स से पैसा मिला, कितना बिल रिसीवेबल का पैसा मिला, वो ट्रांजेक्शन मिसिंग है यहाँ पे, जो हमें आगे के सब क्वेश्चन में दिए हुए थे, यहाँ पे नहीं दिए। तो वो ट्रांजेक्शन जो मिसिंग है यहाँ पे वो हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले इस अकाउंट से। वो जाएगी एंट्री कैश अकाउंट में, फिर कैश अकाउंट क्लोज होगा, फिर ओपनिंग बैलेंस क्लोज होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें 1 बाय 1 चेक करते जाना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि देखो बिल्स रिसीवेबल जो अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल में 4 ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, डेटर्स अकाउंट मतलब साल भर में कितना बिल्स रिसीवेबल मिला वो, और चौथा ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो मिसिंग है वो क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल।
बिल्स रिसीवेबल से कितना पैसा मिला। अब ये 4 में से कोई एक अमाउंट मिसिंग होगा जो आपको फाइंड करना है। अब जब लेजर देखोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक उसी तरीके से डेटर्स में से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल और इधर आता है एक कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बराबर। तो ये 4 अमाउंट है, उसमें से कोई एक मिसिंग होगी। तो यहाँ पे पता चलता है कि कैश का फिगर मिसिंग है, तो पहले हमें एक क्लोज करना पड़ेगा, उसकी जो एंट्री है वो जाएगी दूसरी इफेक्ट उसकी कैश में, फिर कैश अकाउंट क्लोज होगा, फिर बैलेंस शीट क्लोज होगा। चलिए तो क्लोज करते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो 70,000 टोटल आता है, 20,000 यहाँ पे कैश रिसीव्ड में आ जाएगा। तो ये मिल गया मुझे, यहाँ पे क्रेडिट है तो कैश अकाउंट में जाएगा डेबिट। बिल्स रिसीवेबल से मुझे मिला 20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्लोज करते हैं डेटर्स का अकाउंट। डेटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसमें हमें मिलेगा कैश अकाउंट 198, डिफरेंस आता है 198, बराबर, क्योंकि ईद का टोटल हो गया और यहाँ पे सारी अमाउंट दी थी, एक ही अमाउंट मिसिंग थी, तो वो हो गया कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। ये भी डेबिट हो जाएगा यहाँ पे डेटर्स अकाउंट। ठीक उसी तरीके से बिल्स पेएबल का और क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे भी 4 अमाउंट होती है, एक अमाउंट यहाँ पे मिसिंग है जो है कैश पेड टू बिल्स पेएबल, ये हो गया 10,000। अकाउंट क्लोज करने से हमें मिला, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हो जाएगा बिल्स पेएबल का 10,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो क्रेडिटर के अकाउंट में यहाँ पे मिसिंग जो है वो है कैश अकाउंट 1,80,000, इतना हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को, तो वो भी आएगा कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 1,80,000। अब जाके कैश अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब कैश अकाउंट का क्लोजिंग करते हैं तो 4,83,000 टोटल आता है, और यहाँ पे मिसिंग आता है 70,000, वो हो जाता है ओपनिंग बैलेंस जो हमने फाइंड किया यहाँ से। अब इसकी इफेक्ट जाएगी ओपनिंग बैलेंस में, सेकंड इफेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 70,000, फिर इसका टोटल करेंगे तो 5,50,000 आएगा, और यहाँ से ये माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल हमें मिलेगी 4,50,000, जो हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का 4,50,000। अब सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, अब जाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी कि हमारा फाइनल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखते हैं 70,000 ओपनिंग स्टॉक लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लिया था सब हमने। अब 530 इसका टोटल आता है और 1,50,000 आ जाता है ग्रोस प्रॉफिट, वो हम ट्रांसफर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड 1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सारे एंट्री कर दी है, अब इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा 1,00,000 रुपीज़, वो 1,00,000 रुपीज़ हो जाएगा नेट प्रॉफिट, वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया 1,00,000, 5,50,000। क्रेडिटर्स का और बिल्स पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस हमने पहले ही लिख लिया था, बट ये एंट्री यहाँ पे आने में खाली बाकी थी। ऐसे हो गया इसका टोटल 6,50,000 और 6,50,000 इज डन। कंप्लीट से फ्रेंड। देखो यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन अलग से दी थी, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ा। अकाउंट क्लोजिंग का जो ऑर्डर था, मतलब जो क्रम था वो चेंज हो गया। बस इसी तरीके से हमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रख के ध्यान रखना है क्या इन्फॉर्मेशन दी है और उसकी कैसे इफेक्ट होगी, बराबर। बाकी जो बेस्ट जो कंसेप्ट सिंगल एंट्री का है वो सेम है। सभी क्वेश्चन के अंदर एक ही रूल आपको याद रखना है कि हर एक ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट होगी, मिनिमम 2 इफेक्ट कंपलसरी होगी, क्योंकि हम सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, और हमारा डबल एंट्री सिस्टम जो है वहाँ का पहला रूल है कि हर एक ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 एंट्री यानी कि 2 इफेक्ट होगी। बस वो करते जाओ आप, हर एक ट्रांजेक्शन में एक भी इफेक्ट मिसिंग नहीं होनी चाहिए, 100% आपका क्वेश्चन राइट ही होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको पता है क्या करना है, बुक में से ऐसा ही कोई क्वेश्चन निकाल के आपको करना है। यही क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं, बराबर। और इसके जैसे और क्वेश्चन है तो उसकी आप प्रैक्टिस करो। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा इधर है, आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बराबर। बट प्रैक्टिस करो और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट।